हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है आपकी 17 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इससे प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो गिवन है ऊपर आई बटन में। ये जो क्लासेस चल रही है ये बेस्ड है नीट ओ लेवल और CCC के सिलेबस पर, और ये आपको इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या उसके फीचर्स होते हैं और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ये सब हम देख चुके हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल दिए थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टेटमेंट में से पहचानना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सम वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो ये सबसे पुराना और सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी इसकी कि कंप्यूटर से ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, अगर हम बात करें आज के ओएस की, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, तो ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, और आप जो यूज़र हैं वो अपना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन इजीली इस पे रन करवा सकते हैं। ठीक है, बट पहले बैच में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। तो उस टाइम पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते थे किसका, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिसका मेन काम होता था कि वो सभी सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को एक साथ कलेक्ट करे और उसका बैच बनाए। मतलब जो भी जॉब्स सेम टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट चाहती है उन सबको अलग अलग बैचेस में वो डाल दे और उसके बाद सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए दे। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब्स विद द सिमिलर नीड्स। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कंप्यूटर ऑपरेटर की वो यही थी कि वो अलग अलग जॉब्स को उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बैचेस में डाले। ठीक है, अब देखो उस टाइम पर ना पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो जिस भी यूज़र को जो भी जॉब्स प्रोसेस करवानी होती थी वो उसे फीड करते थे पंच्ड कार्ड के अंदर और उसके बाद देते थे कंप्यूटर ऑपरेटर को। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर उन जॉब्स को सॉर्ट करता था अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और उसके बाद बैचेस में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए देता था। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या आता था, उनका रिजल्ट जब आता था तब यूज़र्स उसे आके कलेक्ट कर लेते थे। तो इस टाइप से काम करते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर पेरोल सिस्टम, और बैंक स्टेटमेंट्स जो होती है वो भी बैचेस के अंदर ही प्रोसेस होके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल्स है। आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बताया हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग जॉब्स जो होती हैं उनको लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर है वो इन्हें बैचेस में कन्वर्ट करता है, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बताया है किस तरीके से काम करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सभी जॉब्स जो होती हैं उन्हें देते हैं एज अ इनपुट किसे,
ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर उन जॉब्स को सॉर्ट करता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बैचेस के अंदर, और फिर सीपीयू उन बैचेस को प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट निकालता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है बिकॉज आपका ओएस जो होता है वो आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, बहुत स्लो थे, बहुत टाइम बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आता था, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे और यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी क्या डिसएडवांटेज थी कि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग पर स्विच करना पड़ा। तो पहले बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज यहाँ पे ये थी कि देखो, अगर इस बैच के अंदर जो बैच है, बैच 1 ये है, मान लो ये बैच 1 है, ये बैच 2 है और ये है बैच 3। इस पहले बैच के अंदर अगर एक भी जॉब के अंदर कोई एरर आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो बाकी सभी जॉब्स हैं उन्हें वेट करना पड़ेगा अननोन टाइम के लिए। अगर एक भी जॉब यहाँ से इनपुट आउटपुट के लिए चली जाती है तो वो सीपीयू को छोड़ देगी उस टाइम के लिए। तो उस टाइम पर बाकी सभी जॉब्स को जो इस बैच के उन्हें वेट करना पड़ेगा, और जब तक ये वाला बैच कंप्लीट नहीं होगा, ये वाला बैच तो एग्जीक्यूट वैसे ही नहीं होगा, तो सब क्या करेंगे, वेटिंग करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत टाइम बाद क्या होगा, आपका एक्चुअल फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, बहुत ही स्लो थे और बहुत ही कम एफिशिएंट थे ये, ठीक है। इसीलिए हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना पड़ा। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज है ये समझते हैं। देखो, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मल्टी प्रोग्रामिंग इज मोर देन वन प्रोसेस रनिंग एट अ टाइम. It increases CPU utilization by organizing the jobs, code and data so that the CPU always has one to execute. तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन मतलब क्या है कि CPU क्या कर रहा है, एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस रन कर सकता है, लेकिन कब करेगा पहले ये समझेंगे। देखो यहाँ पे जो ये कीवर्ड है मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मेन मतलब ये है, देखो द मोटिव इज़ टू कीप मल्टीपल जॉब्स इन द मेन मेमोरी. ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर एक जॉब ना होके यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स रखी हुई हैं. और ये जॉब्स कैसे आई हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं शेड्यूलर्स का. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं और मीडियम शेड्यूलर्स भी होते हैं. तो मेन मेमोरी के अंदर जो जॉब्स रखते हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ठीक है, अब देखो मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल जॉब्स रखने का रीज़न क्या होता है. रीज़न ये होता है कि अगर कोई जॉब सीपीयू ने ली है एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर उस जॉब को एग्जीक्यूट होते होते इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उस टाइम पे वो जॉब जब इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी तो उसको सीपीयू को छोड़ना पड़ेगा. तो सीपीयू उस टाइम पे हो जाएगा आइडल, और उस टाइम पर सिस्टम की एफिशिएंसी लो हो जाती है. ठीक है, तो अगर सीपीयू आइडल ना बैठ के किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में सीपीयू की एफिशिएंसी और उसका थ्रूपुट क्या होता है, मेंटेन रहता है और हाई रहता है. तो इसीलिए हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़ वन जॉब गेट्स ऑक्यूपाइड विद इनपुट आउटपुट CPU कैन बी असाइन टू अदर जॉब, द नंबर ऑफ CPU इज़ 1. मतलब यहाँ पे CPU तो एक ही है और यहाँ पर एक बारी में सिर्फ एक ही जॉब प्रोसेस हो रही है. लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है, देखो जैसे कोई भी जॉब है वो एग्जीक्यूट कर रहा है CPU, और उस टाइम पर अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए जा रही है तो CPU आइडल बैठ जाता है. उस टाइम पे क्या होता है, थ्रूपुट जो होता है ना किसी भी सिस्टम का, वो होता है कितनी नंबर ऑफ जॉब्स पर सेकेंड एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है उस टाइम पर जब CPU आपका आइडल रहता है. तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रैम के अंदर मल्टीपल जॉब्स लानी पड़ी, ताकि जिस टाइम पर कोई भी जॉब जाती है इनपुट आउटपुट के लिए, तो उस टाइम पर CPU कोई दूसरी जॉब लेकर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे. तो ये आपकी रैम है. ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी रैम है. ठीक है, आपकी रैम में ही आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी के अंदर सारी जॉब्स आती हैं जो भी CPU लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे मेमोरी को अलग अलग पार्टीशंस में बांटा जाता है, जिसके अंदर जॉब्स और आपका OS रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे
अब एक पॉइंट और है, जब आपकी जॉब खुद से इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी उसी केस में सीपीयू दूसरी जॉब को असाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपकी जॉब कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर रही है, अच्छे तरीके से सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है, उस टाइम पर सीपीयू खुद से उसे छोड़कर नेक्स्ट जॉब पर नहीं जाएगा। अगर उस जॉब को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो सीपीयू को छोड़ सकती है, लेकिन सीपीयू खुद से ऐसा नहीं करेगा कि वो दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीयू है और सीपीयू जब ही दूसरी जॉब को मिलेगा जब पहली वाली जॉब आईओ के लिए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। कीवर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि मेन मेमोरी में एक जॉब ना हो के मल्टीपल जॉब्स को रखा गया है, ताकि इन केस अगर सीपीयू को ज़रूरत पड़ी तो वो दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है, आइडल ना बैठे वो। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। नाम से क्लियर है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के लिए मल्टीपल सीपीयूज अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीयू था, बट यहाँ पे अब मल्टीपल सीपीयूज आ गए हैं। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग इज अ सिस्टम दैट हैज़ 2 और मोर देन 1 प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स हो सकते हैं। इन दिस CPU आर एडेड फॉर इंक्रीजिंग द कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ द सिस्टम। तो CPUs को ऐड करने का मेन कारण ये होता है कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, आप देखो, बिकॉज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, देयर आर मैनी प्रोसेसेस दैट आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, द नंबर ऑफ CPU इज़ मोर देन 1। अब यहाँ पे क्या है कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सीपीयू क्या है आपके, एक से ज़्यादा। ऑब्वियसली देखो, मल्टी प्रोसेसिंग आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जानना, बस आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि सभी प्रोसेसर्स जो होते हैं, सभी सीपीयू जो होते हैं वो इक्वल राइट्स के होते हैं, मतलब सबका इक्वल राइट है, सब अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, किसी को किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सब इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे जैसे जॉब्स आती रहेंगी। अगर बात करें एसिमेट्रिक की, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है आपका मास्टर सीपीयू और बाकी होते हैं स्लेव सीपीयू। ठीक है, अगर बात करें मल्टी प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर मास्टर स्लेव का इस्तेमाल होता है। मास्टर सीपीयू होता है एक और बाकी सभी होते हैं आपके क्या, स्लेव सीपीयू। किसमें, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। तो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है आपका मास्टर सीपीयू, वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं सभी स्लेव सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे 3 अलग अलग क्या है आपके सीपीयू यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, तो हर सीपीयू के पास अपने रजिस्टर्स है, अपनी कैश मेमोरी है, अपने रजिस्टर्स अपनी कैश मेमोरी एंड अपने रजिस्टर्स अपनी कैश मेमोरी। और ये सभी सीपीयू जो हैं ये मेन मेमोरी रैम से क्या है कनेक्टेड है, बिकॉज इनको जो जॉब्स लेनी है वो कहाँ से लेनी है, रैम से लेंगे ना। हर एक जॉब पहले आती है आपकी रैम में, उसी के बाद सीपीयू उसे यूज़ कर पाता है, उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सभी के सभी सीपीयू रैम में से जॉब्स को लेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थ्रूपुट बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये होता है थ्रूपुट। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल सीपीयू है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके प्रोसेसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्यूटिंग स्पीड तो इन्हांस और इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए लर्नर सारथी चैनल को। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है, टाइम शेयरिंग मतलब क्या है इसका, कि सीपीयू के टाइम को यहाँ पे शेयर किया गया है मल्टीपल टास्क के साथ। यहाँ पे सिर्फ एक ही टास्क सीपीयू को यूज़ नहीं करता रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल टास्क सीपीयू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलॉटेड टाइम के लिए ओनली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है,
ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। तो हर एक टास्क को यहाँ पर टाइम अलॉट करा जाता है, उस टाइम के लिए वो CPU को यूज़ कर सकते हैं, और अगर उस टाइम में वो CPU को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट हो गए कंप्लीटली तो ठीक है, अदरवाइज जब नेक्स्ट टाइम दोबारा टाइम मिलेगा तब वो आगे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो एक ही जॉब है वो बहुत बड़ी है और वो CPU को यूज़ कर रही है, तो इससे क्या होता है बाकी सभी जॉब्स जो होती हैं वो स्टारवेशन में चल जाती है, मतलब बहुत टाइम वेट करते हैं, वो इन्फिनाइट टाइम तक वेट करती रहती हैं। इसको हटाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया, जिससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हर एक टास्क को टाइम अलॉट करते हैं, उतने ही टाइम के लिए वो CPU को यूज़ करती है। अगर उस टाइम में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई कम्प्लीटली तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा उनको CPU अलॉट किया जाएगा तो उस टाइम पे वो आगे एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, अब देखो ईच यूज़र गेट्स द टाइम ऑफ CPU एज दे यूज़ अ सिंगल सिस्टम। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही CPU है और हर एक यूज़र को, हर एक प्रोसेस को CPU मिलता है ताकि वो एफिशिएंट तरीके से CPU का इस्तेमाल कर सके। दीज सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग को आप मल्टीटास्किंग सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूज़र और डिफरेंट यूज़र्स ऑल्सो। तो एक यूज़र्स के बहुत सारे टास्क भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल यूज़र्स के अलग अलग टास्क भी हो सकते हैं। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। और जो देखो हर एक टास्क को एक टाइम मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए CPU को, तो उसे बोलते हैं क्वांटम, टाइम क्वांटम कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। और ये क्वांटम होता है फिक्स्ड, मतलब हर एक टास्क को सेम अमाउंट ऑफ टाइम ही अलॉट करा जाएगा, जिसे बोलते हैं टाइम क्वांटम। ठीक है, आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर OS स्विचेज ओवर टू द नेक्स्ट टास्क। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे 3 टास्क है। टास्क 1 है वर्ड प्रोग्राम चल रहा है एक, ठीक है, टास्क 1 ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक ईमेल खुला हुआ है, ये आपका टास्क 2 है, एंड यहाँ पे वेब ब्राउज़र भी ओपन है, तो ये टास्क 3 है। तीनों टास्क को CPU चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं टाइम क्वांटम जो है वो है 5 सेकंड का। ठीक है, 5 सेकंड के लिए हर एक टास्क CPU को यूज़ कर सकता है, इसे बोलेंगे टाइम क्वांटम। अब मान लो वर्ड का प्रोग्राम चल रहा है और CPU को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही टाइम इंटरवल जो है 5 सेकंड का ये ओवर होगा तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये स्विच कर जाएगा नेक्स्ट टास्क पे। तो अब वर्ड को छोड़ के ये ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ईमेल को दोबारा से क्या मिलेंगे, 5 सेकंड अलॉट करे जाएंगे। इन 5 सेकंड के अंदर अगर ईमेल का टास्क पूरा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज OS स्विच कर लेगा नेक्स्ट टास्क को। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक टास्क को इक्वल टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मल्टिक्स एंड यूनिक्स। यूनिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, किसका, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यह है मल्टिक्स। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये काम होता है आपके मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ईच टास्क गेट सम टाइम टू एग्जीक्यूट ऑन द CPU। तो ऑप्शन हो सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग OS, मल्टी प्रोसेसिंग OS, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर बनेगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझ लो। देखो, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रीसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी क्या है, रीसेंट एडवांसमेंट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के अंदर, एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ओवर ऑल द वर्ल्ड एंड दैट टू विद अ ग्रेट पेस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके बहुत सारे क्या है एडवांटेजेस हैं। कैसे देखो, वेरियस ऑटोनॉमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारे अलग अलग, ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है अलग अलग, इंडिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमस जो होते हैं आपके कंप्यूटर्स वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, कम्युनिकेट करके डेटा को शेयर कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो फ़ायदा क्या हुआ कि अलग अलग जो सिस्टम्स है वो आपस में इंटरकनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पोजेसेस their own memory unit and CPU. These are preferred to as a loosely coupled system or distributed system. अब देखो यहाँ पे है क्या, हर सिस्टम के पास क्या है, अपनी मेमोरी यूनिट है और अपना क्या है, CPU है। तो यहाँ पे देखो दीज आर रेफर्ड टू एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इन्हें हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी कह सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो क्या है नाम है, इसे याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये है आपका लोकस। तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम क्या है, देखो यहाँ पे अलग अलग क्या है आपके इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी सिस्टम्स के पास अपना मेमोरी यूनिट है और CPU है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन सबके बीच में उसका इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से याद कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, कैसे बताती हूँ अभी देखो यहाँ पे। तो डिस्कस करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में। देखो यहाँ पे क्या है, दीज सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रन होते हैं सर्वर पे और ये आपको वेरियस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेटा को मैनेज करना, यूज़र्स मैनेज करना, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस मैनेज करना और साथ ही साथ बहुत सारे नेटवर्किंग फंक्शंस को भी मेंटेन और मैनेज करना। दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक साथ मल्टीपल यूजर्स या फिर क्लाइंट्स फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आप चाहते हो एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना जिसमें सभी क्लाइंट्स अपने डेटा को एक्सेस कर सके, जो भी फाइल्स हैं उनको शेयर्ड मैनर में यूज़ कर सके। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट all the users are well aware of the underlying configuration of all other users within the network। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हर एक यूज़र जानता है कि कौन कौन से यूज़र्स इस वक्त लॉगिन है सिस्टम के अंदर, ठीक है, और कौन इस फाइल को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक यूज़र हर एक दूसरे यूज़र की इंडिविजुअल डिटेल्स को चेक कर सकता है, वो उससे अवेयर रहता है। इसीलिए इन कंप्यूटर्स को बोलते हैं क्या, टाइटली कपल्ड सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं देख लो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस एक्स, नॉवल, नेटवेयर एंड BSD एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है कि कई बार आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइटली कपल्ड सिस्टम। तो कई बार बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटेड को हम बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम और नेटवर्क को हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हर एक यूज़र हर एक दूसरे यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन से अवेयर रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई सर्वर है तो सर्वर पे सभी क्लाइंट्स उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में MCQ आते हैं, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, These type of OS सर्व रियल टाइम सिस्टम। तो जो सिस्टम काम करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, मतलब जो रियल टाइम चल रहा है उस पर काम करते हैं, उन सिस्टम पर रन करता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल।
तो जब आपके पास कोई भी इनपुट आता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टाइम लगता है ना वो बहुत ही कम होता है। मतलब बहुत ही जल्दी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को रिस्पॉन्ड कर देते हैं और उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, जब आपका सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी भी इनपुट को प्रोसेस करता है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रियल टाइम systems are used when there are time requirements that are very strict, like missile systems, air traffic control systems and robots etc. ठीक है, तो रियल टाइम OS का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब टाइम की बहुत वैल्यू होती है। जो टाइम है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर की तरह काम करता है टाइम। एग्जाम्पल, अगर मिसाइल लॉन्च हो रही है तो उस टाइम पर टाइम की बहुत कीमत होती है। आप जानते हो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम सिस्टम का। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रोबोट्स एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, पहला है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सेकंड इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। तो हार्ड में क्या होता है, देखो दीज OS आर मेंट फॉर एप्लीकेशंस वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनके दोनों टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर बात करें हार्ड रियल टाइम सिस्टम की, इसमें फ़र्क क्या होता है, इससे फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो टाइम कंस्ट्रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मतलब माइक्रो सेकेंड की भी यहाँ पर वैल्यू होती है। एंड इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब देखो यहाँ पे दीज सिस्टम्स आर बिल्ट फॉर सेविंग लाइफ। तो इन सिस्टम्स को लाइफ सेव करने के लिए बनाया गया है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है ऑटोमेटिक पैराशूट्स और एयर बैग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेडिली अवेलेबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। जब किसी एक्सीडेंट के टाइम पर ऑटोमेटिक पैराशूट्स और एयर बैग्स को आपको तभी के तभी अवेलेबल करवाना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे हार्ड रियल टाइम में टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पे एग्जांपल मिसाइल लॉन्च वगैरह जो होती है उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी टाइम की कीमत होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल मेमोरी इज़ रेयरली फाउंड इन दी सिस्टम्स। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी नहीं होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स की। दीज OS आर फॉर एप्लीकेशंस वेयर फॉर टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस क्या होती है, टाइम की कम होती है, यहाँ पर डिले एक्सेप्टेबल है। अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल की, तो जैसे आप IRCTC में रेलवेज के अंदर जब बुकिंग करते हैं टिकट्स की, तो यहाँ पे भी रियल टाइम के अंदर आपको टिकट्स अवेलेबल दिखती है। बट कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, टिकट्स कई बार अवेलेबल दिखाई देती है बट एक्चुअल में जब बुक करो तो वहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स कम होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं। यहाँ पे जो डिले है टाइम का वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ये सारे एग्जाम्पल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल OS। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है मोबाइल OS। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज OS विच इज़ स्पेशली दैट आर डिज़ाइन टू पावर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरेबल डिवाइसेस। तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरेबल डिवाइसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सम मोस्ट फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर एंड्रॉयड एंड iOS, आप जानते हैं, बट अदर इंक्लूड ब्लैकबेरी, वेब एंड वॉच OS। ठीक है, तो जो आपकी वॉचेज़ होती हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, वो भी आपके मोबाइल OS का ही टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करी आज की क्लास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर हमने बात करी मल्टी प्रोग्रामिंग की, देन मल्टी प्रोसेसिंग की बात करी, मल्टीटास्किंग की बात करी है, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करी है और नेटवर्क की बात करी है। इसके बाद बात करी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सबसे एंड में बात करी है मोबाइल OS की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो आगे क्या है,
ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए थे। अब देखो ये क्या है, ये भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, इनको मैं बता दूंगी, कमेंट में देख लेना वहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ वॉज लॉन्च्ड इन, विंडो का पहला जो वर्जन है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1987 में, 1984 या फिर 1985? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 में विंडोज़ का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? लिनक्स, बॉस लिनक्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर सोलारिस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिनक्स तो आप जानते हो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बाद बॉस लिनक्स भी एक टाइप ऑफ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, एंड लास्ट इज सोलारिस, सोलारिस भी आपका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन विंडोज़ एक्सप्लोरर आपका कोई भी ओएस नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होती है जो कि विंडोज़ में इस्तेमाल होती है फोल्डर्स, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम बात करेंगे कल, और इसके साथ हम बात करेंगे बूटिंग के बारे में। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जिसके अंदर बात करेंगे बूटिंग के बारे में, और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो आज बारी है लेटर आई की, इससे पहले के सभी लेटर्स हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे लेटर आई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फुल फॉर्म के साथ। फर्स्ट इज IBM। IBM एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसने बहुत सारे इन्वेंशंस हमारे लिए किए हैं। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म आती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBM, और इसे एक और नाम दिया गया है, वो क्या है, बिग ब्लू, ठीक है। बिग ब्लू नाम से भी इसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसे भी और इसे भी, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है उसे बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जांपल एयरटेल, अगर आपने एयरटेल का नेट लगवाया है तो वो क्या है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इसके बाद IMAP, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म IMAP की क्या होती है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करके आप ईमेल को रिट्रीव कर पाते हो, ठीक है। जो भी ईमेल आपको मिलती है इनबॉक्स के अंदर, उस ईमेल को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं IMAP प्रोटोकॉल का। काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो iOS की फुल फॉर्म क्या होती है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद IP इंपॉर्टेंट है अगेन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज ISDN, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लो, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है रिलेटेड टू लेटर आई। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और आने वाले सभी क्लासेस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट कल की क्लास होगी जिसके अंदर हम बात करेंगे बूटिंग की, और DVD और फ्लॉपी डिस्क को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद परसों हम स्टार्ट करेंगे क्या, परसों हम स्टार्ट करने वाले हैं C प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो C प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, और C प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बिकॉज वहाँ से 9 से 12 नंबर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।